सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, पिछली 2 कक्षाओं में हम इस पाठ के बारे में जान रहे हैं। इस पाठ को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया के जालिमों, अब हिलोगे तुम। 18वीं सदी में जब मुद्रण संस्कृति अपने चरम पर थी, किताबों के जरिए लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा था। धार्मिक कुरीतियों का विरोध हो रहा था। तीसरी बात थी राजा की निरंकुशता का विरोध होने लगा। बहुत लंबे समय तक ये राजा अपने विशेषाधिकार को लेकर के जनता को परेशान कर रहे थे, उनसे मनमाना कर वसूल कर रहे थे। तो इस समय जो राजशाही की निरंकुशता थी, आतंकी जो राजसत्ता थी, उससे मुक्ति दिला करके एक नया राज आएगा, ऐसा उन किताबों के जरिए लोगों को बताया जा रहा था। वो राज होगा विवेक और बुद्धि का। उस समय फ्रांस के अंदर एक उपन्यासकार हुए, मर्सिये, बड़े प्रसिद्ध। और जिस प्रकार मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण जो है वो ईश्वर की महानतम देन है, तो ऐसे ही मर्सिये ने कहा कि छापाखाना प्रकृति का और प्रगति का एक ताकतवर औजार है। क्या वो कहा उसने? छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर हथियार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशता ढह जाएगी, खत्म हो जाएगी। जनमत का मतलब जो उपन्यास लिखे जा रहे थे, जो पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही थी, जो समाचार पत्र लिखे जा रहे थे, उनके अंदर इन लोगों के खिलाफ आक्रोश का वातावरण तैयार हो रहा था। इस कारण मर्सिये के उपन्यास, जो नायक होते थे उसमें, उसके उपन्यासों में, तो उसको पढ़ने से लोगों की विचारधाराएं बदल जाती थी। तो ज्ञानोदय को लेकर आने में और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में किसने भूमिका निभाई? छापे खाने ने। और मर्सिये ने कहा था, क्या कहा है देखियो, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल
उठोगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी जो क्रांति है वो 1789 में हुई। यहाँ ये प्रश्न बहुत बार आ जाता है, निरंकुशवाद किसे कहते हैं? कि एक ऐसी राज व्यवस्था जिसके ऊपर किसी का अंकुश ना हो या किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो, उसके ऊपर कोई भी पाबंदी ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? निरंकुशवाद। अब हम बात करते हैं जो मुद्रण की जो तकनीक है उसने फ्रांसीसी क्रांति के लिए कौन सी ऐसी परिस्थितियां सर्जित की जिससे राजतंत्र का अंत हुआ और पहली बार इस विश्व में स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे की स्थापना हुई। पहली बार। तो ये समझने के लिए हमारे पास यहां 3 तर्क है। फर्स्ट हमारे पास जो है पहला तर्क, वो जो बुद्धिजीवी लोग थे, अभी हमने बात की थी कि जो राज है वो किसका आएगा? बुद्धि का आएगा। जो बुद्धिजीवी जो लोग थे उन्होंने अपने ज्ञान के विचार का क्या किया? प्रसार किया। जो उन्होंने ज्ञान हासिल किया था और उस प्रसार में जो परंपराएं चल रही थी, जो अंधविश्वास से और जो निरंकुशवादी जो सत्ता थी उसकी आलोचना पेश कर दी गई। उन्होंने कहा कि जो रीति रिवाज है उसके स्थान पे शासन किसके आधार पे चलना चाहिए? विवेक के आधार पे, परंपराओं के आधार पे, रूढ़िवादी जो सिद्धांत है उसके आधार पर नहीं चलना चाहिए। उन्होंने मांग कर दी कि जो हर चीज है उसको किसकी कसौटी पे कसा जाए? तर्क और विवेक की। उसके बगैर किसी भी सिद्धांत को क्या ना किया जाए? स्वीकार नहीं किया जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने जो चर्च की जो धार्मिक सत्ता थी उसके ऊपर भी प्रहार कर उसे क्या कर दिया? दुर्बल कर दिया। और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि वोल्टेयर और रूसो ने जो बुक्स लिखी उनसे एक व्यापक जो है पाठक वर्ग तैयार हुआ और वो जो पाठक वर्ग था वो नए आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक नजरिए से दुनिया को देखने लगा। सेकंड जो हमारे पास जो पॉइंट आता है, जो छपाई थी उससे क्या बड़ा? वाद विवाद। हम किसी दूसरे के विचार को पढ़ करके, देख करके उसके खिलाफ अपने विचार को प्रचारित कर सकते थे। अब जितने सारे पुराने मूल्य थे, जो संस्थाएं थी, जो कानून आम जनता के ऊपर लादे गए थे, उनके बीच वाद विवाद किया जाने लगा कि कौन सा कानून सही है, कौन से मूल्य गलत हैं, कौन सी संस्थाएं अपना काम सही ढंग से कर रही है, और उनका पुनर्मूल्यांकन करने का सिलसिला शुरू हो गया। और जो तर्क की जो ताकत थी, तर्क में बड़ी ताकत होती है, तर्क की ताकत जो थी उसने क्या किया? जो नई पब्लिक थी उसने धर्म और आस्था को प्रशांकित करने का मोल समझ लिया कि अगर हम इनसे जितने ज़्यादा प्रश्न करेंगे तो ये हमें अपना उत्तर देने को क्या हो जाएंगे? बाध्य। और अगर ये हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि ये लोग हमें अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं, जानते नहीं हैं, और ये हमारा क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं। तो इसलिए सामाजिक क्रांति के लिए एक नए विचारों का सूत्रपात हुआ। वाद विवाद एक बहुत बड़ा अहम रोल था जिसने फ्रांसीसी क्रांति को क्या दिया? जन्म दिया। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास आता है वो आता है कि बहुत से ऐसे साहित्य थे जो राजा की जो शाही ठाठ था और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाते थे। इसने सामाजिक व्यवस्था के अंदर तमाम सवाल खड़े किए और व्यंग्य चित्रों में
कौन से चित्रों में? व्यंग्य चित्रों में। आजकल भी आप देखते होंगे बहुत से ऐसे व्यंग्य चित्र आते हैं जिसमें देश के जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो ऐसे ही इन लोगों ने जो है मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और इन चित्रों से ये भाव उभारना उन्होंने शुरू किया कि जो जनता है वो तो मुश्किल में है, जबकि राजशाही किसमें डूबी हुई है? भोग विलास में। और भूमिगत घूमने वाले इस साहित्य ने लोगों को राजतंत्र के खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़काया। अब हम इन तर्कों को कैसे समझे? इसमें कोई शक नहीं है कि छपाई जो है उसने विचारों को फैलाने में क्या की? मदद की। और लोग बाग हर तरह की सामग्री पढ़ते थे। अगर वह एक तरफ रूसो और वोल्टेयर को पढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ किसको पढ़ रहे थे? बहुत से लोग थे। ये देखिए आप, चर्च और राज्य जो प्रचार कर रहा था उसको भी पढ़ रहे थे। वो हर पढ़ी और देखी जो चीज़ थी उससे सीधे प्रभावित नहीं हो सकते थे। वे कुछ विचारों को स्वीकारते थे तो कुछ को क्या करते थे? नकारते थे और फिर चीज़ों को अपने ढंग से व्याख्या भी करते थे। इस तरह मुद्रण ने उनके मानस को सीधे तौर पर ही नहीं, अलग ढंग से सोचने की संभावनाएं क्या कर दी? खोल दी। और यही संभावनाएं थी जो फ्रांसीसी क्रांति को कंप्लीट करने में क्या हुई? मददगार। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है 19वीं सदी। 19वीं जो सदी थी उसके अंदर जो जनता थी, चाहे उसमें बच्चे हों, महिलाएं हों और मजदूर हो, ये तीनों के तीनों वर्ग पहली बार 19वीं सदी में आके किस वर्ग में शामिल हो गए? पाठक वर्ग में। नहीं तो पहले महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार नहीं था। और बहुत से लोग तो ये मानते थे, यहाँ पुरातनवादी जो लोग थे, कि शिक्षा ग्रहण करने से महिलाएं क्या हो जाती हैं? विधवा हो जाती हैं। मुस्लिम जो समाज था वो ये मानता था कि वो कुरान की जो व्याख्या है वो गलत करना शुरू कर देंगी। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के अंदर ही एक बहुत बड़ी छलांग लगी किस क्षेत्र में? शिक्षा में। उसका एक रीजन था, वो रीजन क्या था? प्राथमिक शिक्षा का, जो प्राथमिक शिक्षा थी वो अनिवार्य कर दी गई। और यदि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो जाएगी तो जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे कहाँ जाना शुरू हो जाएंगे? स्कूलों में। फर्स्ट बात थी ये। तो ये देखिए कि प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते पाठकों की एक अहम श्रेणी कौन बन गए? बच्चे बन गए। और इसके कारण स्कूलों में किसकी ज़रूरत महसूस हुई? किताबों की। क्योंकि जब स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो उनके लिए क्या चाहिए? पाठ्य पुस्तकें चाहिए। तो पाठ्य जो है पुस्तकें स्थापित करने के लिए जो बच्चों की जो पुस्तकें थी उसके लिए एक मुद्रालय यानी कि प्रेस, प्रिंटिंग जो प्रेस होती है उसकी स्थापना की गई। और इस प्रेस के अंदर क्या किया जाता था? पुरानी और नई दोनों तरह की जो है प्राचीन जो कथाएं थी और लोक कथाएं थी उनका प्रकाशन किया जाता था। जर्मनी के जो लोग थे वो बहुत लंबे समय से ग्रीम जो बंधु, दो ग्रीम जो भाई थे, उनकी जो कहानियां थी उनको बहुत पढ़ रहे थे। और इन लोगों ने बहुत मशक्कत करने के बाद उन कहानियों को क्या किया था? इकट्ठा किया था। उसके द्वारा एकत्रित की गई सामग्री को क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। धीरे धीरे ये कथाएं जो है वो लोगों में क्या हो गई थी? फैल गई थी। फिर इन कहानियों को क्या किया गया? छापा गया। बच्चों के लिए अनुपयुक्त जो सामग्री थी या जो चीज़ें कुलीन वर्ग को अश्लील लगती थी उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था। यानी कि एक बोर्ड होता था जिसको क्या बोला जाता था? सेंसर बोर्ड। वो ये देखता था कि कहीं इस सामग्री के अंदर कोई गलत बात तो नहीं छपी है, कोई अश्लील जो है चित्र तो उसके अंदर नहीं है, जो बच्चों की जो मानसिक जो स्थिति होती है उसके ऊपर बुरा प्रभाव डालता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो संस्करण होता था उसको बहुत शुद्ध तरीके से संचारित किया जाता था। उसके बाद में सेकंड जो हमारे पास आता है वो आता है महिलाएं। जो एक पेश या जो पत्रिकाएं होती थी जो एक साइड से लिखी जाती थी उनको जो है बहुत ज़्यादा महिलाओं ने पढ़ना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ इसके अंदर सही चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिकाएं भी थी जो महिलाओं को जो है बहुत ज़्यादा क्या करती थी? सहायता करती थी। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं भी उनकी अहम पाठिका बन गई। वो घर में समय निकाल करके आराम से एकांत में उन
उपन्यासों को पढ़ सकती थी। और इसके अंदर जो अग्रणी जो लेखिकाएं थी उसमें जैन ऑस्टिन, ब्रांट बहने और कौन थी, जॉर्ज इलियट। इन महिलाओं ने अपने उपन्यास लिखने शुरू कर दिए और लेखन के अंदर नारी जो थी उसकी एक नई परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व कैसा था, सुदृढ़ था, जिसके अंदर गहरी सूझबूझ थी, जिसका अपना दिमाग था और अपनी क्या थी, इच्छा शक्ति। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। इसके बाद में जो तीसरी और महत्वपूर्ण बात आई वो थी पुस्तकालय अस्तित्व में आगे किराए पर किताब देने वाले। 19वीं सदी के अंदर बहुत से ऐसे पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए जो लोगों को किराए पर पढ़ने के लिए क्या देते थे, किताब देते थे। और ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग कौन लोग करते थे, सफ़ेद कॉलर वाले मजदूर, दस्तकार और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। काम के दिन के छोटे होने के बाद मजदूरों को अपने सुधार और आत्मविश्वास के लिए थोड़ा वक्त मिला। ये काम के दिन छोटे क्यों हुए थे, क्योंकि मजदूरों के काम के घंटे निश्चित हो गए थे। कितने घंटे निश्चित हो गए थे, मजदूरों के काम के 8 घंटे निश्चित हो गए थे। जो मजदूर पहले 12 से 16 घंटे काम करता था, अब उसको कितने घंटे काम करना था, 8 घंटे काम करना था। यानी कि अब उसके पास 4 से लेकर 8 घंटे स्पेयर में बच गए। अब वो उस टाइम का इस्तेमाल किसके लिए कर सकता था, किताबों को पढ़ने के लिए कर सकता था, और अपनी खुद की जो आत्मा अभिव्यक्ति थी उसको भी वो क्या कर सकता था, जाहिर कर सकता था। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है नई तकनीकी परिष्कार। नई तकनीकी का मतलब था कि जो धातु प्रेस या प्रेस धातु जो थी अब उससे बनने लग गई। 18वीं शताब्दी के अंत तक जो प्रेस है वो किससे बनने लगी थी, धातु से बनने लगी थी। और छापे खाने की जो तकनीक थी उसके अंदर लगातार क्या आ रहे थे, परिवर्तन आ रहे थे। तकनीक में लगातार क्या किया जा रहा था, सुधार किया जा रहा था। और अब तो इतना ज़्यादा सुधार हो गया था कि बेलनाकार जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसको कारगर बना दिया गया। पहले बेलनाकार नहीं होती थी, हमने देखा था प्लाटेन से छापी जाती थी, जो क्या होती थी, या तो आयताकार होती थी या क्या होती थी, वर्गाकार होती थी, जिसको स्क्रू से कस के दबाव डाल के किसी भी पुस्तक की छपाई की जाती थी। यहाँ पर पहली बार क्या आ गई, बेलनाकार प्रेस आ गई जो अपने आप मूव होती थी। और इससे क्या करते थे, प्रति घंटे में 8000 जो सीट है उसको क्या किया जा सकता था, छापा जा सकता था। सदी के अंत तक कौन सा प्रेस आ गया था, ऑफसेट प्रेस भी आ गया था, जिस पर एक साथ 6 रंगों की छपाई करना क्या था, मुमकिन था। धीरे धीरे बिजली से चलने वाले प्रेस के बल पर जो है छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगा। एक या दो चीजें और भी हुई, कागज डालने की विधि में भी क्या हुआ, सुधार हुआ। प्लेट की गुणवत्ता क्या हुई, बेहतर हुई। स्वचालित पेपर रील आ गई, अपने आप पेपर रोल होता था, चलता रहता था, नया पेपर आ जाता था आगे। जब वो छप के आगे निकल जाता था तो फिर एक और नया पेपर आ जाता था। फोटो जो है वो विद्युतीय नियंत्रण में भी अब काम आने लगे। इस तरह छोटी छोटी जो मशीनें थी उसकी इकाइयों में कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्ने का क्या बदल गया, रंग और रूप। इस कारण जो मुद्रक और प्रकाशक थे अपना उत्पाद बेचने में उन्होंने नए गुर अपना लिए। उन्होंने क्या किया, पत्र जो पत्रिकाएं होती थी उसमें उपन्यासों के धारावाहिक को छापा और उपन्यास लिखने की एक खास शैली क्या हो गई, विकसित हो गई। आप आजकल आप भी टीवी के अंदर बहुत से ऐसे जो है नाटक देखते हैं जो उपन्यासों के ऊपर आधारित है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, चंद्रकांता। ये उपन्यास देवकी नंदन खत्री ने लिखा था। किसने लिखा था, देवकी नंदन खत्री ने। और ये अपने जमाने का सबसे पॉपुलर धारावाहिक हुआ था डीडी नेशनल पे। बहुत ज्यादा जो है इसको क्या किया गया था, लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। तो यही बात ये कह रहा है कि 19वीं जो सदी थी उसमें पत्रिकाओं ने उपन्यासों को धारावाहिक में छापा, जिससे उपन्यास लिखने की एक खास शैली क्या हुई, विकसित हुई। किताबों की जो जिल्द का जो आवरण होता था 20वीं सदी की तकनीकी नवीयत थी, एक नई जो है खोज थी ये। और 1930 की आर्थिक मंदी आने से प्रकाशकों को किताबों की बिक्री गिरने का भय था। लिहाजा पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए सस्ते पेपर बैक और एजिल संस्करण छापे, क्योंकि जिल्द जब चढ़ाई जाती थी उसका अलग से क्या लिया जाता था, अमाउंट लिया जाता था, जिससे पुस्तक का जो मूल्य क्या हो जाता था, ज़्यादा हो जाता था। तो इन्होंने क्या कर दिया कि एजिल्द, बिना जिल्द की किताबें छापनी क्या कर दी, शुरू कर दी।
उसके बाद में हम बात करते हैं अब भारत के अंदर जो है मुद्रण का संसार, अब ये कैसे पहुंचा भारत में। तो भारत के अंदर कौन लेके आए थे? गोवा में लेके आए थे कौन लोग? पुर्तगाली लोग, जो किस धर्म का प्रचार करने के लिए गोवा आए थे? ईसाई धर्म का। वो अपने साथ भारत में क्या लेकर के आए थे? छापा खाना लेकर आए थे। उस छापे खाने से भारत के अंदर बहुत सी ऐसी विधियां थी जिनके जरिए भारत में उस समय भी इतिहास लिखा जाता था। किसके जरिए लिखा जाता था? हस्तलिखित होता था, जिसको क्या बोला जाता था? पांडुलिपि। क्या बोला जाता था? पांडुलिपि। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? हैंड स्क्रिप्ट। तो भारत के अंदर जो है संस्कृत में, अरबी में, फारसी में और विभिन्न जो क्षेत्रीय भाषाएं थी जैसे पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, इनके अंदर जो है पांडुलिपियों लिखी जाती थी। क्या लिखी जाती थी? पांडुलिपियां लिखी जाती थी। और ये ताड़ के पत्तों पर होती थी। बाद में जो है हाथ से बने कागज के ऊपर भी नकल बनाई जाती थी और कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्त में या फिर सील कर बांध दिया जाता था ताकि वो जो पेपर है वो बिखरे हुए ना रहें। 19वीं सदी के अंत तक छपाई आने के बाद भी जो पांडुलिपियां छापी जाती रही, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि पांडुलिपियां उपयोग लाने में कौन कौन सी कमियां थी। तो पहली कमी तो क्या थी? ये नाजुक होती थी। दूसरी कमी क्या थी? ये बहुत महंगी होती थी। तीसरी कमी थी इनमें कि इन्हें बहुत सावधानी से पकड़ना होता था, नहीं तो ये फट जाती थी। और चौथी जो बात थी, अलग अलग जो लिपिक होता था वो अलग अलग भाषाओं में लिखता था, इसलिए उनको पढ़ना क्या हो जाता था? मुश्किल हो जाता था। इसलिए इसका जो व्यापक जो है वो प्रयोग नहीं होता था, हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल नहीं करता था। ये देख लीजिए आप, ये ऋग्वेद के कुछ पन्ने हैं, इनको पलटा जाता था। ये धागे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनसे इनको क्या कर लिया जाता था? सिया जाता था। तो औपनिवेशिक जो शासन काल आया उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बहुत सी प्राथमिक पाठशालाएं भी खुली, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर क्या नहीं पढ़ते थे? किताबें नहीं पढ़ते थे, जबकि उनके जो अध्यापक होते थे वो याददाश्त से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी उनको क्या कर लेते थे? लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग जो है बिना कोई किताब पढ़े ही क्या बन जाता था? पढ़ा लिखा बन जाता था। उन्हें पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पुस्तक उनके सामने नहीं होती थी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो भारत के अंदर छपाई कैसे आई। तो अभी मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ जो है प्रिंटिंग प्रेस भारत आया था। तो सबसे पहले वहाँ आने वाले लोगों ने कोंकण का जो हमारा तट है वहाँ से इन लोगों ने क्या सीखी थी? कोंकणी भाषा सीखी। कौन सी भाषा सीखी? कोंकणी भाषा। और बहुत सारी उसके अंदर पुस्तिकाएं छापी। और 1674 ईस्वी में कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग कितनी किताबें छप चुकी थी? 50 छप चुकी थी। धीरे धीरे जो है कैथोलिक जो पुजारी थे उन्होंने 1579 के अंदर कोचीन में पहली तमिल किताब भी छाप दी। धीरे धीरे मलयालम के अंदर भी किताबें छपनी शुरू हो गई। उसके बाद भारत के अंदर अंग्रेजी भाषी प्रेस का भी क्या हुआ? विकास नहीं हुआ था उस टाइम तक। अंग्रेजी जो भाषी प्रेस था उसका विकास जो है तब तक नहीं हुआ था, बहुत देर से हुआ। और ये कब हुआ? जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब 17वीं शताब्दी के अंत तक छापे खाने का क्या कर लिया था? उसने आयात कर लिया था। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि बंगाल गजट जो है कब छपा था। तो ये कब छपा था? 1780 में। और ये छापा किसने था? जेम्स ऑगस्टस हिकी। यानी कि पहले बार जो है साप्ताहिक पत्रिकाएं निकालनी क्या कर दी गई थी? शुरू कर दी गई थी। और ये जो पत्रिका होती थी ये भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आज़ादी चाहने निजी अंग्रेजी उद्यम थी और इसे अपनी स्वतंत्रता का अभिमान था। और इक्की जो है वो ढेर सारे विज्ञापन छापता था जिसमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तिहार भी शामिल होते थे कि कोई भी दास अगर खरीदना चाहता है तो उसके इश्तिहार दिए जाते थे, वो इन पत्रिकाओं में क्या किए जाते थे? छापे जाते थे। उसके बाद जो है भारत के अंदर एक कार्यरत अंग्रेज अधिकारी से जुड़ी गपबाजी भी छापता था। इससे नाराज होकर के जो वारेन हेस्टिंग्स था उसने हिक्की पर क्या कर दिया? मुकदमा कर दिया और सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रशासन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया और औपनिवेशिक राज की छवि पर होते हमले से इसकी रक्षा की जा सके। जिन लोगों ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ बोलना शुरू किया था उनको रोकने के लिए इन्होंने अपने प्रकाशन जो है प्रकाशित करने शुरू कर दिए।
लेकिन कुछ हिंदुस्तानी अब भी अखबार छापने लगे। ऐसे प्रयासों में जो पहला जो अखबार छपा था वो राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा, कौन सा था? बंगाल गजट था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो आता है धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहस। इसके बारे में हम आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।